तो एक बार फिर हम उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में, इस सेशन में हम बात करेंगे गॉस थ्योरम को लेकर। गॉस थ्योरम को हमने एक तरीके से ड्राइव तो कर ही लिया था। डेरिवेशन के बाद इसका प्रूफ भी हो गया। प्रूफ के बाद अब हमें गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करना है। और लास्ट वीडियो में हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के लिए एक बात कही थी कि एप्लीकेशन से पहले हम गॉसियन सरफेस को डिस्कस करते हैं। गॉसियन सरफेस के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में गॉसियन सरफेस है क्या। ठीक है, एक रफ आइडिया तो बता ही दिया था कि गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। उसको देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो गॉस सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस है और ये जो है ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। नॉन सिमेट्रिकल की बात नहीं चलेगी। सिमेट्रिकल मतलब चारों दिशाओं में, ये जितनी भी दिशाएं हैं उन सब में एक जैसा बिहेवियर वो दे। ठीक है, अगर बिहेवियर एक जैसा नहीं भी देख रहा है तो कुछ जगह पर एक सिमेट्रिकल फॉर्म में बिहेवियर दे। जैसे सिलेंडर की अगर बात कर ले तो आगे पीछे जो है वो सर्किल है और उसका पूरा कर्विकल एरिया जो है वो यूनिफॉर्म होगा, तो उसके एक सिमेट्रिकल सरफेस में कंसीडर। एक स्फीयर जो है उसे भी हम सिमेट्रिकल फॉर्म में कंसीडर करते हैं क्योंकि स्फीयर की डिस्टेंस सेंटर से हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि रेडियस एक ही होती है स्फीयर में, 1000 रेडियस पॉसिबल नहीं है। तो अ हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस enclosing a given surface, a given source, charge is called the Gaussian surface, is called the Gaussian surface of that charge. It is chosen a symmetrical closed surface such as a sphere or cylinder, so as it may easier to evaluate the surface integral of the electric field which in turn gives the total flux through the surface। ठीक है, किसी सरफेस से जाने वाले जो टोटल फ्लक्स है उसको हम तब निकाल पाएंगे जब हम एक सिमेट्रिकल सरफेस कंसीडर करें। और सिमेट्रिकल सरफेस में भी किसकी अगर बात करेंगे, स्फीयर और सिलेंडर। स्फीयर और सिलेंडर दोनों आपके स्फेरिकल या सिमेट्रिकल सरफेस के तरीके से काम करेंगे और इनको हम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से हैंडल करेंगे। जैसे जैसे बात आ जाती है, पहला जो एप्लीकेशन है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ
फ्रॉम गॉस थ्योरम, कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर ओ पर रखा हुआ है और इस सरफेस की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इमिट होती है। छोटा सा सरफेस एरिया हमने कंसीडर करके रखा हुआ है, तो ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो एंगल जो है दैट एंगल विल बी 0 डिग्री, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो वी टेक अ पॉइंट चार्ज प्लस q at the center of a sphere of radius small r. The surface area of the sphere is a Gaussian surface, ठीक है, as shown in figure, ठीक है। as shown in figure डायग्राम से आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जो सरफेस है ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस की जो डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर पॉइंट से वो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो बाई गॉस लॉ phi e is equal to q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, और phi e की जगह पे क्लोज इंटीग्रेशन e डॉट ds रख देते हैं, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट है तो e ds cos थीटा इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, e ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। e कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ds, और cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, e क्लोज इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, इस केस में 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक स्फीयर है तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। e बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इधर आ गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। रीअरेंज कर देते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस। मानकर चलते हैं यहाँ पे कोई चार्ज है इसी गॉसियन सरफेस के ऊपर, आपने कोई पॉइंट चार्ज क्यू नॉट रख दिया, तो अब हम कंसीडर करते हैं इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। द द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q naught placed on the surface as is given by, क्या हो जाएगा, F is equal to Q into E होता है, यहाँ पे Q के प्लेस पर Q नॉट इंटू E हो जाएगा। Q नॉट इंटू E, E की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये एफ इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, फोर्स आ गया। दिस प्रूव्स, दिस प्रूव्स द कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, ये क्या प्रूफ करता है, ये कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करता है। और ये कूलम्ब्स लॉ आया कहां से, तो ये सीधे सीधे देखिए गॉस के स्टेटमेंट से ही आपने कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे एप्लीकेशन की। तो सेकंड एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। कंसीडर कर लेते हैं कि एक मतलब वायर है, ठीक है, और इसको हमने कुछ चार्ज दिया हुआ है, तो इस तरीके से इसके सरफेस पे या वायर पर इस तरीके से आ जाएगा, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी रहेगी, चार्ज की डेंसिटी। कंसीडर कंसीडर a thin infinitely long straight wire having a uniform linear charge डेंसिटी, लैम्डा कूलम पर मीटर इसका यूनिट है। देखो ये इनफाइनाइटली है, इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये इनफाइनाइट से आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उस चार्ज पर कितना चार्ज हो हम उसको डायरेक्ट फाइंड कर सकें। हम उस चार्ज का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट तो फाइंड कर नहीं सकते, और बिना चार्ज के हम फील्ड भी फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितना पोर्शन हमको दिख रहा है, हमने मान लिया इतना पोर्शन हमको दिख रहा है, इसके आगे का पोर्शन नहीं दिख रहा है, इसके पीछे का पोर्शन नहीं दिख रहा है। हम क्या करते हैं, इस चार्ज के अराउंड या इस चार्ज के वायर के अराउंड हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, और ये गॉसियन सरफेस इस तरीके से सिलेंड्रिकल हो जाएगा। ये सिलेंड्रिकल हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो जाएगा। देखो जितनी डिस्टेंस इस साइड है उतनी ही डिस्टेंस इस साइड भी है, ये सर्किल है, ये भी सर्किल है, और ये जो कर्विकल सरफेस है ये इस तरीके से, जैसे ये पेन है ना, पेन पेन ये क्या है, सिलेंडर ही है, ये कर्विकल जो सरफेस है ये। तो कुल मिला के एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, और एक सरफेस आपका कर्विकल हो गया। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव वायर है इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगी, इससे इमिट होगी। सेम ऐसा ही इधर साइड में भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरीके से इमिट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सर तरफ या जितने भी मतलब जैसे ये एक वायर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी क्रिएट होगी, इधर भी क्रिएट, इधर 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 इधर, ये तो पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फैलेगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा ना फैलेगी। जैसे एक बल्ब है, बल्ब एक टॉर्च की तरीके से थोड़ा ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट क्रिएट करता है, वो तो बल्ब की एनर्जी जो लाइट जो है वो तो चारों डायरेक्शन में फैलती है, वैसे ही फील्ड भी है वो भी फैलेगी। तो फैलेगी तो इस तरीके से हमने एरो के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो मानकर चलते हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम सरफेस एरिया नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम सरफेस एरिया नंबर 2 मान लेते हैं, और ये जो कर्विकल है ये हम सरफेस एरिया नंबर 3 मान लेते हैं। एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट यहाँ कंसीडर करते हैं, तो इसका जो एरिया एलिमेंट होगा
ds1 वेक्टर ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू कितना बना 90 डिग्री। एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, ये ds वेक्टर, ये ds वेक्टर 3 बनेगा और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस केस में θ3 इज इक्वल टू 0 डिग्री बना। ये सेकेंड सरफेस एरिया है, मान लेते हैं इधर इधर ले लेते हैं इसका एरिया छोटा सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ठीक है, और इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो डाउनवर्ड आएगा, ds2 वेक्टर डाउनवर्ड आएगा। तो यहाँ जो एंगल बनेगा ds या θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री आपको दो बार मिला, एक अपवर्ड सर्कुलर सरफेस में, ये जो अपवर्ड सर्कुलर है ये, और डाउनवर्ड सर्किल है ये, इन दोनों में आपको 90 डिग्री एंगल मिला, लेकिन जो कर्विकल सरफेस है वहां पे आपको एंगल मिला 0 डिग्री का। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो है फाई ई बराबर क्या आ जाएगा भाई, क्लोज इंटीग्रेशन की जगह पे हम लेंगे ई डी एस 1 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस 2 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस 3 वेक्टर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ई डी एस कॉस θ1 ई डी एस 2 ये 1 है, और cos θ2 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ई डी एस 3 cos θ3 हो जाएगा। θ1 कितना है, तो θ1 देखिएगा ds cos θ1 90 डिग्री है, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस 2 cos 90 डिग्री है, θ2 भी देखिए ये θ2 90 डिग्री, प्लस ई डी एस 3 cos 0 डिग्री है। ठीक है, तो 90 तो भाई cos 90 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस 3, क्लोज इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, हम क्लोज का सिंबल नहीं लगा रहे हैं, और cos 0 की वैल्यू 1। देखिएगा e जो है वो कांस्टेंट है, बाहर लेंगे ई डी एस 3 ये रहा ds3। अब इस पूरे कर्विकल सरफेस एरिया की अगर बात कर लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, मान लेते हैं इसकी रेडियस जो है वो क्या है r है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है l है, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई r l, ये फाई e इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब कहने का क्या है फाई e इज इक्वल टू e 2 पाई आर एल, ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। सिंस लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। ठीक है, सो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, ये आ जाएगा। ठीक है, एंड पुटिंग the value of phi e and q in डैश कर देते हैं, phi e इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, इन गॉस थ्योरम लिख देते हैं, गॉस लॉ इसमें रखते हैं। फाई ई की वैल्यू कितनी है ई 2 पाई आर एल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। क्यू की वैल्यू रखते हैं लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई 2 पाई आर एल, एल से एल हम हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, ये बना। इसको हम
इस तरीके से रीअरेंज कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन आर। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगी, वो ये लिखा हुआ है। इसके बाद फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। ठीक है, कंसीडर करते हैं कि ये एक चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट है जिसका इतना एरिया फाइनाइट है जो हमको दिख रहा है। ठीक है? इतना एरिया फाइनाइट है जो हमको दिख रहा है, दीवार है मान के चलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी है भाई। ये पॉजिटिवली चार्ज सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी क्रिएट होगी और अंदर साइड भी क्रिएट होगी। ठीक है, ले लेते हैं इसको, मान कर चलते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट P है और इस साइड पॉइंट P डैश है। जितनी डिस्टेंस इस प्लेट से P पॉइंट की है उतनी ही डिस्टेंस इस स्लेट से P डैश पॉइंट की भी होगी। तो देखिएगा ये सिलेंडर हमने एक बना दिया। ठीक वैसा ही सिलेंडर हमने दूसरे साइड भी बना दिया, सिमेट्री बन गई भाई। देखिए ये, और स्फीयर आपने इधर भी बना दिया। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में तो क्रिएट होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों ही डायरेक्शन में क्रिएट होंगे, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया और वो जो सिलेंडर है वो कई चीजों को एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा है। जैसे एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया और तीसरा ये सिलेंडर का सर्विकल सरफेस एरिया। ठीक है, ये डिस्टेंस r है यहां से और यहीं से ये डिस्टेंस ये r है। छोटा सा एरिया हमने कंसीडर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में स्मॉल एरिया का जो डायरेक्शन है n कैप होगा। छोटा सा एरिया ये कंसीडर किया तो इसका सरफेस एरिया n कैप ये गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। ठीक है, ऐसे ही छोटा सा पॉइंट या ये छोटा सा एरिया हम कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये ई वेक्टर और इसी डायरेक्शन में हमारा जो एरिया वेक्टर है वो एन कैप भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों डायरेक्शन हो गए। अब करना क्या है, मतलब टोटल फील्ड फाइंड करनी है। ये इनफाइनाइटली सीट है, मतलब ये इनफाइनाइट तक फैली हुई है, ये मानकर चल रहे हैं इनफाइनाइट तक ये फैली हुई है। तो है क्या, जब ये इनफाइनाइट तक फैला है तो अब टोटल चार्ज निकालना तो पॉसिबल है नहीं, है ना। हम टोटल चार्ज किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो उस जगह पे जब हम टोटल चार्ज नहीं निकाल सकते हैं तो फिर हम वहां पे चार्ज डेंसिटी रखेंगे। ठीक है, तो कंसीडर कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट of charge with uniform surface charge density सिग्मा। ठीक है, कितना है सिग्मा, ये चार्ज डेंसिटी है
और हमें कैलकुलेट करना है P और P डैश पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। मतलब फाई 1 मतलब इधर ये हो जाएगा, ये फाई 2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया हमारा फाई 3। ठीक है, तो देखिए करते हैं भाई इसको, ये क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। 2 के केस में भी ई ए कॉस 0 डिग्री मिलेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है, और 3 के केस में ई ए कॉस 90 डिग्री मिलेगी, 90 मतलब 0 हो गया। तो ये ई ए कॉस 0 1 प्लस ई ए कॉस 0 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0, टोटल मिला के 2EA, फाई ई इज इक्वल टू ये आपको मिल गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, फाई ई इज इक्वल टू 2EA, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है उसका रिलेशन मिल गया। चार्ज enclosed by the Gaussian surface Q is equal to sigma into A, ठीक है, according to Gauss theorem या Gauss theorem, phi E is equal to Q upon epsilon naught होता है ना। So ये वैल्यू दोनों के बराबर कर देते हैं, मतलब 2EA इज इक्वल टू Q के प्लेस पर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, A से A कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट। ठीक है, अब यही सीट अगर नेगेटिवली चार्ज होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता वो इनवर्ड हो जाता। अब जो है बात कर लेते हैं लाइन पड़ेगी, गलत हो गया। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, दो पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करते हैं। दो प्लेट है, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, ये पैरेलल है। कैसी हैं पैरेलल, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, दोनों को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है Q1 Q2 मान लो। ठीक है, हमने इनको चार्ज दिया हुआ है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। ये रीजन नंबर 1 हो गया, ये रीजन नंबर 2 हो गया, और ये रीजन नंबर 3 हो गया। मतलब ये दो पैरेलल सीट हैं, तो बाहर इसके बाहर ये दो रीजन हो गए और इसके अंदर एक तीसरा रीजन हो गया। तो पैरेलल सीट में जो मतलब देखा जाए तो 3 रीजन हमको देखने को मिले। ठीक है, देखो क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो ये सीट नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं सीट 1, और इसको हम नाम दे देंगे सीट 2। ठीक,
तो सीट नंबर 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है वो यही डायरेक्शन होगी, E1 वेक्टर। ठीक है, इस साइड की अगर बात करें सेकेंड रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 फर्स्ट प्लेट की वजह से। ऐसे ही थर्ड रीजन की अगर बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट प्लेट की वजह से E1 वेक्टर यही डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि अवे होता है कोई भी पॉजिटिव प्लेट में, है ना, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस थोड़ा ना एंटर कर सकती है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो पॉजिटिव से निकलती है, वो सीधे निकल जाएंगे, और वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। हम बात करते हैं सेकेंड का। तो सेकेंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो क्रिएट हुई है थर्ड रीजन में, ये भी अवे है। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 वेक्टर ये भी क्या होगा, अवे होगा। और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 वेक्टर ये भी क्या होगा, अवे होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो रीजन नंबर 1 में E1 E2 और रीजन नंबर 3 में E1 E2 सेम डायरेक्शन में है, लेकिन सेकंड रीजन या मिडिल पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, हम सीट नंबर 1 से 2 की तरफ जब मूव करते हैं तो यूनिट वेक्टर क्या रख लेते हैं, आर कैप। आर कैप हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। द फिगर the figure shows the figure shows two thin plane parallel sheets of charge having uniform charge densities sigma 1 and sigma 2 with सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं। जरूरी नहीं है कि सिग्मा 1 ज्यादा बड़ा हो सिग्मा 2 से, है ना। और जब चार्ज होगा तो 0 तो हो नहीं सकता, ना प्लेट नंबर 1 पे ना प्लेट नंबर 2 पे 0 नहीं हो सकता। सपोज आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट पॉइंट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, रीजन नंबर 1 की बात करेंगे, फिर रीजन नंबर 2 की बात कर लेंगे, है ना, फिर रीजन नंबर 3 की बात कर लेंगे। तो एक एक करके हम सारे रीजन की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए जरा, इन द रीजन फर्स्ट, इन द रीजन फर्स्ट क्या है, फील्ड ड्यू टू द two seats are E1 vector is equal to minus sigma 1 upon 2 epsilon naught r cap। देखो ना, r cap का डायरेक्शन राइट हैंड में है और E1 E2 जो है दोनों ही लेफ्ट हैंड में है, तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। और E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, एक सिंगल सीट की वजह से इतना फील्ड क्रिएट होता है। ये E1 हो गया। एंड E2 की बात करें, E2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वेक्टर जो हैं E1 E2 जो हैं ये दोनों ही r कैप के अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अपोजिट में है तो माइनस सिंबल हमें यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल electric field at any point of region first is, ठीक है, क्या हो जाएगा,
E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये बनेगा। मतलब E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या है वो रख देते हैं, कितना है माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस माइनस का सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप माइनस, तो माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं जो चीज कांस्टेंट है, माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई इन रीजन नंबर 1। इन रीजन नंबर 2, इन द रीजन सेकंड, इन रीजन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो E1 जो है वो R1 को फॉलो, R कैप को फॉलो कर रहा है, लेकिन E2 जो है वो R कैप को फॉलो नहीं कर रहा है, तो E1 पॉजिटिव हो जाएगा और E2 जो है दैट विल बी नेगेटिव। तो क्या है, फील्ड्स ड्यू टू द टू सीड्स आर, क्या बन जाएगा, E1 वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, E2 vector is equal to minus sigma 2/2 epsilon naught r cap, ये हो जाएगा as, ये बेटा इसे हम 1 मान लेते हैं, E1 है ना, पहले E फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है E सेकेंड, मतलब सेकेंड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो ये अगर यहाँ वेक्टर ले रहे हैं तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, मतलब यही तो है सम जो है, सुपरपोजिशन की बात करेंगे तो E1 वेक्टर सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक, प्लस माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर लेंगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आर कैप, ये हो जाएगा E सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड रीजन में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बना। थर्ड रीजन की बात कर लें, इन थर्ड रीजन, इन द रीजन थर्ड, थर्ड रीजन की बात करें तो देखिएगा थर्ड रीजन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। थर्ड रीजन में E1 और E2 दोनों ही आर कैप को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, फील्ड ड्यू टू द टू शीट्स आर, क्या हो जाएगा, E1 vector is equal to sigma 1/2 epsilon naught r cap, E2 vector is equal to sigma 2/2 epsilon naught r cap, ये हो जाएगा। तो as E थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ये बनेगा E1 is equal to sigma 1/2 epsilon naught r cap प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ये होगा। तो जो चीज इक्वल है उसे हम बाहर ले लेंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप, ये क्या हो जाएगा E3 या थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा थर्ड रीजन में। अब जरा हम गौर करते हैं, मानकर चलते हैं कि, चलो पेन चेंज कर लेते हैं, मानकर चलते हैं कि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 के बराबर है और इसको हम मान लेते हैं सिग्मा। तो E फर्स्ट क्या होगा, E फर्स्ट इज इक्वल टू माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा आर कैप, क्या बन जाएगा, -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, कितना रहेगा
माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ई फर्स्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट रीजन में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ई सेकेंड देखिएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर है, सिग्मा बराबर कर दिया, तो ई सेकेंड क्या रहेगा, ई सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा आर कैप, सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड रीजन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मिडिल पोर्शन में कितना हो जाएगा, 0। ये दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, कब, जब दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहेगा। और थर्ड रीजन में यहाँ पे ई थर्ड जो है इस केस में क्या होगा, कब बात कर रहे हैं, जब सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, लेट कर लेते हैं, तो ई थर्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा आर कैप, ये रहेगा, और ये कितना बन जाएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा आर कैप, तो 2 से 2 कैंसिल कर देना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ये ई थर्ड बन जाएगा, ठीक है, ई थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन थर्ड रीजन, ये रहेगा। मतलब कहने का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी मिडिल पोर्शन में, कब, जब चार्ज डेंसिटी सेम होगी, और वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है नॉन जीरो होगी, जब चार्ज डेंसिटी सेम तो है लेकिन हम आउटर स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही केस आप लोग ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पे दो पैरेलल सीट हैं, ये मानकर चलते हैं, ये दो पैरेलल सीट ये है, एक सीट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी सीट नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, एक सीट पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी सीट नेगेटिवली चार्ज है। अब इसकी वजह से ये फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसके बारे में आपको पता करना है, ट्राई करिएगा, ठीक है। फिर इतना ही रखते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इसी का एक और पोर्शन बच जाता है स्फीयर के बारे में, उसकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी बात रखेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल भी हम लोग काम करेंगे उसको लेकर। तो लगभग ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर ले जाएंगे गॉस थ्योरम का लेकर, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं यहीं पे आके खत्म नहीं हो जाती, बार बार हम आपसे कहते हैं कि प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हो सके उतना बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर जो है वो आपको, जो क्वेश्चन, मतलब भाई बात तो बनती है ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आउटपुट भी मिलेगा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू।